हेलो फ्रेंड्स, आई एम जतिन वर्मा। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 को बेस लेते हुए। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये रहेगा कि ये जो टर्म्स इकोनॉमिक सर्वे में दे रखे हैं उन्हें मैं समझा सकूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो है समरी एंड ऑल ये सब बहुत ज़्यादा चैनल्स पे पीडीएफ फॉर्म में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मटेरियल अवेलेबल है। तो उद्देश्य यहाँ पे समझना रहेगा, समरी सिर्फ दे देना, क्योंकि इकोनॉमिक टर्म्स को बिना समझे रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, बहुत सारे एडिटोरियल्स आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, बहुत सारी मैगजीन्स पढ़ी होंगी, लेकिन सरकार का क्या कहना है इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से, उस दृष्टिकोण से हम आज इसे देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये पहले एक तरह से रिकैप है जो हमने पार्ट 1 में इकोनॉमिक सर्वे के देखा, जो पहला वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है मेरे द्वारा, जतिन वर्मा नाम से आप सर्च कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो। अब आते हैं हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अभी तक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की डेफिनेशन वगैरह जो है आप लोगों को पता है कि गुड्स और सर्विसेज के लिए एक साझा टैक्स प्रणाली जो इम्प्लीमेंट करी गई है 1 जुलाई 2017 से। तो उसके अंदर क्या होगा कि पहले डिफरेंट स्टेट्स जो हैं अलग अलग अपने अपने टैक्स लागू कर रही थी, लेकिन अब क्या है, एक ही टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए, यूनिफाइड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इस टैक्स को लागू किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जो गलत फहमियाँ हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं कि मतलब ओपोजिशन द्वारा या ये कहो कि लेफ्टिस्ट मीडिया द्वारा कुछ बातें ये कही जा रही हैं कि अब जो कॉम्प्लेक्सिटी है टैक्स स्ट्रक्चर की वो बढ़ गई है, इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। जो मच ऑफ द कमेंट्री इन द न्यूज़पेपर्स ये सजेस्ट करना है उनका कि टैक्स जीएसटी के आने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लिकेट हो गया है। तो गवर्नमेंट का ये कहना रहा बेसिकली कि देखो, इनिशियल हिकअप्स हैं, ये पहले शुरुआती जो कठिनाइयां आ रही हैं वही हैं। 1 जुलाई से पहले जो भी कठिनाइयां देखने को मिल रही हैं, जीएसटी नेटवर्क और एप्लीकेशन ये सब रेडी नहीं था। अब तो सरकार उस बात को तो एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन आगे चल के जो है चीजें सुधरेंगी। तो 1 बाय 1 हम डील करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कि आइडियल जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर से काफी दूर है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में बात करें तो जीएसटी का मतलब है सिर्फ एक टैक्स रेट होगा वहां पे पूरी चीजों के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि दोनों स्ट्रेटा को ध्यान में रखते हुए, पुअर एज वेल एज रिच स्ट्रेटा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दोनों तरह के टैक्स स्ट्रक्चर रखे गए हैं, जो कि पार्ले जी या नमक या जरूरतमंद रोजमर्रा की जो चीजें हैं, टाटा टी या कोई और चाय का नाम ले लो, कोलगेट या कुछ भी टूथपेस्ट है, उन सब पे ऊपर जो टैक्स रखा गया है वो कम रखा गया है। और यदि हम थोड़ा लग्जरी एंड में जाएंगे, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप की आइटम्स को हम देखेंगे तो उन पे थोड़ा सा और ज्यादा रखा गया है, 12% के अराउंड। ये जो गुड्स हैं, जो जरूरतमंद लोगों के लिए चीजें हैं, 5%, और जो थोड़ा हायर एंड इनकम लोगों के लिए चीजें 18%। फिर उससे आगे जो लग्जरी कार्स हैं, BMW, ऑडी और ये भी जो भी कह लो, उन पे 28% तक भी टैक्स रेट है। उसके बाद ऊपर उसके सरचार्ज भी एक तरह से है, सेस जिसे कहा जा रहा है। तो इसके चलते ये कहना है लेफ्ट मतलब क्रिटिक्स का कि टैक्स स्ट्रक्चर जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो इट इज इनएक्यूरेट, सरकार का कहना है कि ये सजेस्ट करना कि जीएसटी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द सिस्टम। तो सरकार का ये कहना है कि हम यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर ना करें, हम ये कंपेयर करें कि एक फेडरल प्रणाली, कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी राज्य सरकारों को अलग पावर दी गई थी, केंद्र सरकार को टैक्स लागू करने की अलग पावर दी गई थी। तो इसे बोला जाता है फिस्कल फेडरलिज्म। तो फिस्कल फेडरलिज्म को मिश्रित करना, एकदम से हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तो ले नहीं आएंगे यहाँ पे कि जैसे यूरोप में कंट्रीज जो हैं एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसके बाद में राज्य सरकारों के साथ में वो शेयर किया जाता है। तो धीरे धीरे आगे चल के हमारी कंट्री में भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी 70 साल ही हुए हैं आज़ादी को, और डाइवर्स कंट्री है हमारा, और डिफरेंट स्टेट्स हैं, और स्टेट्स के पास में, राज्य सरकारों के पास में टैक्स लगाने की अपनी पावर्स हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एकदम से परफेक्ट स्ट्रक्चर तो नहीं आएगा जिसे हम आइडियल स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन यस, वी आर मूविंग टूवर्ड्स आइडियल टैक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड जीएसटी, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में लगाया जाता है। तो हम अभी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए, हम हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जो जीएसटी के आने से पहले जो स्ट्रक्चर था, पहले क्या था, सेंट्रल एक्साइज टैक्स थी, तो और स्टेट जो है अपना वैल्यू एडेड टैक्स लगती थी। सेंट्रल एक्साइज टैक्स को मॉडवैट भी कहा जाता था, मॉडिफाइड वैल्यू एडिशन टैक्स, ठीक है। तो ये उन सारे टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सर्विस टैक्स लगाती थी, देन इनकम टैक्स लगाती थी। अब ये सारे टैक्स को मर्ज कर दिया गया है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो हैं ये टैक्स रेवेन्यू जो भी इकट्ठा होगा उसे शेयर करेंगी। अब पहले क्या था, 8 से 10 रेट्स होते थे एक्साइज ड्यूटी के, अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट, और 3 से 4 रेट होते थे राज्य सरकारों के लेवल पे। तो लेटर पोटेंशियली डिफरेंट, और 3 से 4 जो होते थे, कोई स्टेट में मान लो कि
एयर टर्बाइन फ्यूल है या जो शराब पे जो टैक्स है किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में वो कम होता था, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ जो हैं बिजनेस को देखनी पड़ती थी, जो खासकर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो लघु कुटीर हैं, जो मिडिल ये कह लो कि मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अब देखिए मान लो कि दिल्ली में प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। अब दिल्ली में यदि कोई प्रोड्यूसर है यहाँ पे जो कोई जैसे अमेजन है, अमेजन अगर दिल्ली में गोडाउन खरीदना चाहेगा तो उसे बहुत महंगी ज़मीन खरीदनी पड़ेगी। इसके चलते वो क्या करेगा, हरियाणा में गोडाउन बनाना चाहेगा अमेजन, जो डिलीवरी सेंटर है अमेजन का, जिसके चलते दिल्ली में, पंजाब में या और राज्यों में जो है डिलीवरी होती है। अब दिल्ली में एयरपोर्ट पास में है तो दिल्ली क्या करेगा, एयर टर्बाइन फ्यूल पे जो टैक्स लगता है उसे बढ़ा देगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्लेन को ये तो है नहीं कि बस की तरह रुक के कहीं पे भी तेल डलवा लिया जाएगा। प्लेन दिल्ली पे लैंड होगा तो दिल्ली पे उसे रिफ्यूलिंग मतलब कि तेल की टंकी फुल करानी पड़ेगी, तो दिल्ली जो है उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देगा। लेकिन साथ साथ हरियाणा क्या करेगा, हरियाणा को पता है कि दिल्ली में ज़मीन करोड़ों रुपए की है, इसलिए अमेजन पे ज़मीन तो सस्ती मिल जाएगी अमेजन को, नोएडा में या कहीं और, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है वो बढ़ा देगी हरियाणा की सरकार। लेकिन अब जीएसटी के आने के बाद ये कठिनाइयों का सामना बिजनेस को नहीं करना पड़ेगा, व्यापारों को नहीं करना पड़ेगा। अब वेयर हाउस किसी भी स्टेट में आप बनाओगे, लेकिन जो टैक्स रेट रहेगा आईजीएसटी रहेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर लगाती हैं, उसे आईजीएसटी बोला जाता है, तो वो सेम रेट रहेगा। अब तो ऐसे जो इसे बोला जाता है टैक्स आर्बिट्रेज। टैक्स आर्बिट्रेज मतलब जब कोई व्यापारी अपना टैक्स रेट को स्टडी करके अपना वेयर हाउस, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उत्पादन के लिए कहाँ पे प्लांट लगाना है ये तय करता है टैक्स की एडवांटेज लेने के लिए, कि टैक्स रेट हरियाणा में कम है तो हरियाणा में गोदाम बना देते हैं या हरियाणा में फैक्ट्री लगा लेते हैं, पंजाब में ज़्यादा है तो पंजाब में नहीं लगाते। ऐसी चीज़ों पे डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। डिसीजन किन तर्जों पे लिए जाएंगे, जहाँ पे कि मान लो कि इंडिया का सेंटर कहाँ पे, एक तरह का मध्य प्रदेश में। अगर किसी कंपनी को पूरे इंडिया में बिजनेस करना है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, तो वो डिस्टेंस को क्राइटेरिया मानेगी, मतलब कि कितनी दूरी है सेंटर कहाँ, मतलब साउथ और नॉर्थ दोनों को जहां से कैटर करा जा सके, ना कि सिर्फ टैक्स को देखते हुए। या फिर मान लो किसी कंपनी को कोयला उत्पादन करना है, तो जहां पे कोयले का रिजर्व होगा, कोयला माइनिंग होगी, वहां पे अपना कोयल माइनिंग लगाएगी, ना कि वहां पे कि जहां पे कि टैक्स कम लगता हो। ये एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यूनिफॉर्मिटी और द प्रिंसिपल ऑफ वन गुड वन टैक्स। अभी हमारे यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स की बात है रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वन गुड, मतलब अगर एक गुड है, मान लो कि कोई साबुन है किसी भी कंपनी का हो, लक्स का और एक्सोना का हो, या फिर कोई लग्जरी साबुन ले लो कजन्स का या किसी का भी, पार्क एवेन्यू का, कोई भी आप साबुन ले सकते हो। तो उसमें क्या है, एक गुड पे एक ही टैक्स अब लगाया जाएगा। ऑल ओवर द इंडिया इज नाउ अ रियलिटी। तो प्रीवियसली डिफरेंट स्टेट्स, जो अलग अलग राज्य हैं, अपना अपना टैक्स रेट लगाते थे। अब क्या हो गया, उसके चलते कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके चलते बिजनेसमैन को एक ही टैक्स रेट के हिसाब से सीए को हायर करना है। सीए का काम कम हो जाएगा तो सीए को पैसे कम देने पड़ेंगे। पहले सीए पंजाब के लिए अलग टैक्स रेट लगाता था, तमिलनाडु के लिए अलग लगाता था, हरियाणा के लिए अलग, तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते थे। लेकिन अब कैलकुलेशन भी आसान रहेगी, गलतियां भी कम होंगी, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडिया में, वो भी, हमारी जो रैंकिंग है वो भी इंप्रूव होगी आने वाले कुछ सालों में। देन सो रिलेटिव टू द पास्ट देयर इज नाउ यूनिफॉर्मिटी, मतलब एक समानता है, रादर देन मल्टीप्लिसिटी एज वेल एज कंसिडरेबली लेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी का हमने एग्जांपल लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए वाला, कि एक ही टैक्स रहेगा तो एक ही बार कैलकुलेटर चलाया और टैक्स रेट, आपका टैक्स जो है अमाउंट निकल के आ जाएगा। दूसरा जो भ्रम है इसके बारे में, जो गलतफहमी है, एडिशनल कंप्लायंस बर्डन। तो जैसे कि सीए का हमने एग्जांपल लिया, ये भी उसी में कवर हो जाएगा आपका, कि कंप्लायंस बर्डन जो है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रहा है इससे। इट इज ट्रू दैट देयर विल बी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन हाल फिलहाल शुरुआती दौर में ज्यादा चाहिए होगी, तो जो भी जीएसटी नेटवर्क में जुड़ रहे हैं, बट द फाइलिंग रिक्वायरमेंट विल कंप्राइज फिलिंग वन सेट ऑफ फॉर्म्स पर मंथ। अभी क्या हो गया, एक ही फॉर्म में केंद्र सरकार का जीएसटी, एक ही फॉर्म में जो है राज्य सरकार का जीएसटी जो है फाइल कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था, एक पर मंथ जो राज्य सरकारों के लिए जाता था, फिर एक साल आना जाता था। अब क्या हो गया, फिर सर्विस टैक्स के लिए जो था, केंद्र सरकार को जो सर्विस टैक्स जाता है हर 6 महीने में एक बार जाता था, राइट। लेकिन अब
1 पर मंथ सब चीज़ों के लिए, जीएसटी के लिए, राइट। सेंट्रल एक्साइज मतलब कि एक्साइज क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो कि ये कोई कारखाना है, ये कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में साबुन बन रहा है या कुछ और जो भी आप चीज़ इमेजिन कर सकते हो, ये यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई। जैसे ही ये फैक्ट्री के गेट से बाहर जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पे जो ड्यूटी लगती है ट्रक में लोड होने से पहले, उसे कहा जाता है एक्साइज, राइट। तो ये एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाती थी, लेकिन अब वो भी जीएसटी में मिश्रित कर दी गई है, मर्ज कर दी, सब्ज्यूम कर दी गई है, राइट। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी सरकार का कहना है पहले के कंपैरिजन में कम हुई है। दिस विल नॉट बी एन एडिशनल बर्डन बिकॉज पहले भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो है वो थी, यहाँ पे हमने देखा। तो बट द फाइलिंग रिक्वायरमेंट जो है एक ही सेट ऑफ फॉर्म जो है अब भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये टेबल 1 में दे रखा है, प्री जीएसटी में तीन सेपरेट रिटर्न्स थी, स्टेट की अलग, सर्विस टैक्स की अलग, एक्साइज की, सेंट्रल एक्साइज की अलग। लेकिन गुड्स पे जो स्टेट वैट लगता है वो भी गुड्स पे लगता है। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब मान लो कि यहाँ पे कच्चा साबुन, मतलब साबुन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है यहाँ से, इस कारखाने से एक कारखाने ए से प्रोड्यूस किया गया और कारखाने बी को दिया गया और यहाँ पे क्या है, ट्रक में लोड हो गया, ठीक है। तो ये जो मान लो कि इन्होंने कोई आइटम पहले से 10 रुपए की खरीदी थी, 10 रुपए का रॉ मटेरियल कंपनी फैक्ट्री ए ने खरीदा और उसे जब बना दिया तो उस पर वो 15 रुपए का हो गया या 20 रुपए का हो गया। तो 20 रुपए पे राज्य सरकारें पहले 4% वैल्यू एडेड टैक्स लगाती थी, 20 पे नहीं। ध्यान रहे यहाँ पे जितनी की वैल्यू ऐड हुई है, वैल्यू ऐड कितने की हुई है? 10 रुपए का तो रॉ मटेरियल था और 10 रुपए आपने काम उस पर करके उसकी कीमत बढ़ा दी, तो 10 रुपए पे वैल्यू एडेड टैक्स लग जाएगा। और ये अब रॉ मटेरियल यहाँ पे आ गया 20 रुपए का। अब 20 रुपए का कच्चा सामान लेके इन्होंने 60 रुपए का साबुन बना दिया, तो वैल्यू एडेड टैक्स कितने पे लगेगा? 40 रुपए पे 4%, यानी कि 1 रुपया जो भी रेट आएगा वो आप उसमें, मतलब कैलकुलेशन में हमें जाने की नीड नहीं है, राइट। तो ये पहले ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी थी, लेकिन अब एक ही रेट लगाया जाएगा और सीए के लिए भी काम आसान और व्यापारी के लिए भी। अब आते हैं फॉर सर्विसेज। पहले क्या होता था सर्विसेज पे? तो यहाँ पे सर्विसेज की अगर बात करें तो पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्विस टैक्स लगा सकती थी। सर्विसेज क्या होती हैं दोस्तों? आप टेलीकॉम सर्विसेज यूज कर रहे हो, टेलीकॉम में कुछ गुड्स का खपत तो हो नहीं रहा है, कुछ गुड्स कंज्यूम हो नहीं रही हैं, लेकिन आप सर्विस ले रहे हो। सिमिलरली किसी और चीज में भी आप सर्विस को अवेल कर रहे हो, मान लो कि धोबी की सर्विसेज हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, या कोई और सर्विस स्टेशन है, आप गाड़ी सर्विस करवा रहे हो, तो वहां पे जो है जो भी लागत लगेगी, कोई स्पेयर पार्ट डलेगा तो उस पर गुड्स टैक्स लगेगा, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ गुड्स टैक्स जो है, राइट। एस का मतलब यहाँ पे है सर्विसेज। जो सर्विस सेंटर ने आपकी कार सर्विस करने के टाइम पे जो लेबर लगी उसको सर्विस कहा जाएगा, उस पर सर्विस टैक्स लगाया जाता है। तो ऐसे किसी भी तरह की सर्विसेज हो सकती है। मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए, तो वहां पे क्या लगाया जाएगा आप पे? जो वेटर ने आपको फूड सर्व किया, जो वहां पे एयर कंडीशनर चल रहा है, जो भी खर्चा है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज जो दी गई हैं उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एंड हेंस फाइल टू ओनली वन। अब क्या है कि पहले एक ही केंद्र सरकार की अथॉरिटी थी, सर्विस टैक्स अथॉरिटी जो होती है, उन्हीं को टैक्स फाइल करना होता था। लेकिन एजेंट्स नाउ विल हैव टू रजिस्टर इन ऑल स्टेट्स। यहाँ पे कठिनाई थोड़ी बड़ी है। अब कठिनाई कैसे बड़ी है? मान लो कि अमेजन या कोई और कंपनी है, जैसे कि सर्विस स्टेशन है, बर्कले है, या फिर मारुति के सर्विस स्टेशन हैं, हर कंट्री, हर कोने में वो फैले हुए हैं। तो जैसे पहले क्या होता था कि पहले भी ऐसा होता था कि सर्विस कहीं किसी स्टेट में कम टैक्स लगाया जाता था, किसी स्टेट में ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था गुड्स पे, लेकिन सर्विसेज पे एक समान टैक्स लगाया जाता था। तो पहले एक ही जगह पे था, लेकिन अब क्योंकि सर्विसेज पहले केंद्र सरकार का टैक्स था, लेकिन अब राज्य सरकारों के साथ भी इसे शेयर करना पड़ेगा। तो मान लो कि जैसे कि किसी एक स्टेट में, स्टेट तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा लोग कार खरीदते हैं, राइट। तो जीएसटी क्या है? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, या फिर इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। कि मान लो कि कार तो बनी गुजरात में, राइट, लेकिन तमिलनाडु में यदि वो खरीदी जा रही है और आप बिलोंग करते हो गुजरात से या पंजाब से, आपने सर्विस उसकी यदि तमिलनाडु में कराई, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का उस सर्विस टैक्स में जो कि मारुति कंपनी द्वारा या फिर BMW द्वारा या फिर किसी भी कंपनी द्वारा जो आपसे वसूला जाएगा, उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट का भी अब हिस्सा रहेगा। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले क्या था, केंद्र सरकार का ही सिर्फ टैक्स था, सर्विस टैक्स, क्योंकि
यहाँ पे पढ़ते हैं कि 92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में इसे लागू किया गया था, मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। उससे पहले सर्विस टैक्स सबसे पहली बार इंडिया में लगाया गया था 5% की दर से, रेट ऑफ टैक्स से, फ्रॉम 1 जुलाई 1994। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया कॉन्सिक्वेंटली, क्योंकि सर्विसेज जो है एंट्री कहाँ पे दे रखी है, 92C जो है इंसर्ट करी गई थी इस अमेंडमेंट द्वारा। और क्या क्या चेंजेस लाए गए थे, लिस्ट 1 में, यूनियन लिस्ट में इसे इंसर्ट किया गया था। हैज बीन इंसर्टेड फॉर टैक्सेस ऑन ऑल सर्विसेज, चाहे वो टेलीकॉम सर्विसेज हो, चाहे वो कार की वॉशिंग हो, या फिर आप देखते हो आजकल लॉन्ड्री सर्विसेज अवेलेबल होने लग रही हैं, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं जो सर्विंग ऑफ फूड है, या फिर आप शादी में जो है इवेंट मैनेजमेंट में सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, केटरिंग सर्विसेज, वो सब पे ये टैक्स लगाया जाएगा। एज वेल एज इन आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द क्लॉज 1 आर्टिकल 268 हैज बीन इंसर्टेड। तो इसमें ये सारे चेंजेस जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए। कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था सर्विस टैक्स, राजा चलिया कमेटी ने। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म हुए हैं पिछले 2 दशकों में, क्योंकि दे वर अ जर्नी टुवर्ड्स द फाइनल डेस्टिनेशन जो कि जीएसटी है। तो हमने पहले राज्य सरकारों में वैट लाया गया 2005, 6, 7, 8 में, उसके बाद में धीरे धीरे जो है ये सब चेंजेस लाए गए। तो वो जो चेंजेस थी वो एक तरह के बिंदु थे, फाइनल डेस्टिनेशन थी हमारी जीएसटी। इसी के चलते जो बिल्डिंग सिनेरियो था एक तरह का, जो फाइनल चेंज में, वो क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एग्जाम में, बैंकिंग हो, एसएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम में, खासकर जो भी सरकारी एग्जाम्स हैं, राइट। तो इस सेंस में पहले क्या था कि सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा था तो एक ही मतलब ऑफिस खोल के काम चल जाता था। लेकिन अब क्योंकि राज्य सरकारों को ये पता लगाना है कि गुजरात की कार ने सर्विस कहाँ कराई, सर्विस टैक्स वसूला कहाँ गया, क्योंकि जीएसटी को बोला जाता है कंजम्पशन जिस स्टेट में हो रहा है या डेस्टिनेशन जिस स्टेट का है वहां पे ये टैक्स देना होगा। पहले जो हमारा वैट था वो क्या था, प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया वो फैक्ट्री गेट पे वसूला जाता था। जैसे कि जिस फैक्ट्री में साबुन बन रहा है उसी फैक्ट्री पे, जिस फैक्ट्री में कुछ भी गुड्स उत्पादन हो रहा है, वेयर हाउस है, अमेजन का गोदाम है, वहीं पे ही टैक्स उसी राज्य को जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी जो है डेस्टिनेशन, जहां पे सर्विसेज का सर्विसेज की कंजम्पशन हो रही है, खपत हो रही है, वहां पे ये जाएगा। कारें भले ही तमिलनाडु में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, हुंडई की और कारों की है, लेकिन भले ही वो मैन्युफैक्चर तमिलनाडु में हो रही हो, इसीलिए जो प्रोडक्शन बेस्ड स्टेट्स हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो आप क्या तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो उनको इसमें घाटा है। और जो कंजम्पशन स्टेट्स हैं, चाहे वो बिहार हो, वहाँ पे कुछ कंज्यूम हो रहा है, यदि वो मैन्युफैक्चर तमिलनाडु में हो रहा है तो उन्हें फायदा होगा, राइट। तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको सहारा लेते हुए हम इसे समझ भी सकें। नाउ एजेंट्स विल हैव टू रजिस्टर इन ऑल स्टेट्स दैट दे ऑपरेट इन एंड फाइल इन ईच ऑफ देम। तो उन्हें हर एक स्टेट में रिटर्न फाइल करनी होगी सर्विस टैक्स की। अटेम्प्ट्स ये बनाए, सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया था टू प्रिजर्व द प्रीवियस सिंपल टैक्स सिस्टम, जहाँ पे कि एक, लेकिन स्टेट्स जो हैं, स्टेट्स की आम सहमति इस बात पे ही बनी कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हर स्टेट में, टू एंश्योर दैट दे रिसीव अपना अपना जो भी उनका हिस्सा रेवेन्यू में बनता है, जो भी टैक्स कलेक्शन में बनता है। ये कहने के बावजूद इंक्रीज्ड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स विल बी फेस्ड ओनली बाय स्मॉल नंबर ऑफ एजेंट्स विद पैन इंडिया प्रेजेंस। जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं, जैसे कि मारुति का हमने एग्जांपल लिया, जो कि पूरे इंडिया में जिनके जो ब्रांचेस खुली हुई हैं, मारुति के सर्विस सेंटर्स खुले हुए हैं, या फिर जैसे मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स पूरे इंडिया में है, जैसे डोमिनोज है पूरे इंडिया में है, तो वहां पे वो सर्विस टैक्स लगाना चाहें तो उन्हें पूरी हर स्टेट में जहां जहां पे भी उनके आउटलेट्स हैं रजिस्टर करना होगा। हुज एबिलिटी टू कंप्लाई विद, जो कि इतनी बड़ी बड़ी ये कंपनीज हैं, इनकी एबिलिटी भी ज्यादा है टैक्स स्ट्रक्चर से, ये बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को करोड़ों रुपए का पैकेज दे सकते हैं। छोटे उद्योग, अब एक तरह से अगर मैं इसे क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे थोड़ा सा करूं तो छोटे उद्योगों को क्या बड़े होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मान लो कि कोई इंसान हरियाणा में कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, अगर उसे बिहार में अपना वो खोलना है, ब्रांच खोलनी है, तो उसे बिहार के सर्विस टैक्स अथॉरिटी के साथ में रजिस्टर कराना होगा, अलग से रिटर्न फाइल करनी होगी। तो पहली टेंडेंसी ये रहेगी छोटे उद्योगों के लिए, हम हरियाणा में ही बिजनेस कर लेते हैं, कौन अब बिहार में सिस्टम को समझेगा, कौन, हमारी वहाँ पे जान पहचान भी नहीं है। ये सब जो रोड ब्लॉक्स हैं वो रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन जिसे ग्रो करना है उसे ग्रो करना है, कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। फिर द गोइंग फॉरवर्ड देयर इज स्कोप फॉर मोर सेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज द कंप्लायंस बर्डन। तो आगे चलते हुए सरकार की ये पूरा प्रयास रहेगा इसे भी सेंट्रलाइज करा जा सके, कि कंप्यूटर के जरिए बैठे बैठाए हरियाणा में ही
जो है आपका टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्विस टैक्स के लिए भी हो जाए, बिहार की टैक्स अथॉरिटी के साथ में आपको कुछ पर्सनल डीलिंग नहीं करनी पड़े, वहां पे पर्सनली विजिट नहीं करना पड़े। अब आगे आते हैं इंक्रीज बर्डन फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। तो ये जो छोटे उद्योग हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, क्या उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा? एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि हाँ उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार का कहना है इकोनॉमिक सर्वे के जरिए कि बहुत ज़्यादा इस बात को तूल दी जा रही है कि एडिशनल कंप्लायंस बर्डन जो है छोटे उद्योगों पे पड़ेगा और एजेंट्स पे। ये चीज़ जो है इस बात को नज़रअंदाज करती है कि जो सम चेंजेस हैं वो दूसरी दिशा में भी ले जाने का एक प्रयास है सरकार के द्वारा, जैसे कि जीएसटी जो सिग्निफिकेंटली रेज टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर इंक्लूजन इन द टैक्स नेट। तो जो पहले था 10 लाख से ऊपर यदि आपकी सेल है या 20 लाख से या 25 लाख से ऊपर आपकी सेल है तो आपको टैक्स फाइल करनी पड़ती थी, ठीक है। तो जो कि अब क्या है, एक तरह से उसे बढ़ा दिया गया है, 70 लाख तक किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं एज ए रिजल्ट आउट ऑफ अबाउट 87 लाख जो एजेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो कि प्रीवियसली वैट सिस्टम के अंडर आते थे, राज्य सरकारें जो वैट लागू करती थी उसमें सेंट्रल एक्साइज के अंदर भी आते थे, सर्विस टैक्स के अंदर भी आते थे, उसमें से 70 लाख जो है जीएसटी के दायरे में रहेंगे, राइट। तो 17 लाख जो है वो कम हो गए हैं। तो सरकार का ये कहना है ये 17 लाख छोटे उद्योगी हैं जिनका हवाला देके ये कहा जा रहा है कि इनके ऊपर बोझ जो है टैक्स प्रणाली से, टैक्स प्रोसीजर से मीट करने का जो बर्डन है वो बढ़ गया है। तो वो बर्डन सरकार का कहना है 17 लाख तो हमने ऑलरेडी उससे बाहर कर दिए हैं। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स विद टर्नओवर ऑफ लेस देन, जिनकी टर्नओवर, जिनकी टोटल सेल, जैसे कि करियाने वाला 35 रुपए की अगर बोतल खरीदता है, 30 रुपए की अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदता है और उसे 35 रुपीज में बेच रहा है, तो टर्नओवर कितनी है? 35 रुपीज। मतलब टोटल सेल, हम प्रॉफिट नहीं कह रहे हैं, टोटल सेल, ये आपको ध्यान रखना है। टर्नओवर का मतलब कि कितना गल्ला है, जिसे हम देसी भाषा में गल्ला बोलते हैं। अब अगर मान लो कि 10 बॉटल बेची तो कितना हो गया? 350 रुपए टोटल टर्नओवर हो गई, राइट। तो ये टोटल टर्नओवर जिनकी 20 लाख रुपए है, दलिया बेच के, नमक बेच के, पार्ले जी बेच के, कुछ भी बेच के, वो जो है वो बाहर रखे गए हैं दायरे से। इसी के चलते 87 लाख से 70 लाख लोग जो हैं अब टैक्स के दायरे में आएंगे, जीएसटी के दायरे में, नई प्रणाली में। और उसके चलते छोटे उद्योग जो है ऑलरेडी बाहर हो गए। मोर ओवर इवन दो द न्यू थ्रेशोल्ड इज, बावजूद इसके कि नया जो थ्रेशोल्ड है 20 लाख है, एजेंट्स विद अ टर्नओवर ऑफ अप टू ₹75 लाख कैन चूज टू पे अ स्मॉल टैक्स ऑन देयर टर्नओवर नॉट वैल्यू एडेड which they can pay every quarter instead of every month। तो ये जो है उनको हर क्वार्टर मतलब तिमाही में वो पे कर सकते हैं। कैसे? जो अलग स्कीम सरकार द्वारा लाई गई हैं उनके द्वारा, राइट। विद फ्यूअर डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें कम सबमिट करने पड़ेंगे इस सेंस में। तो यहाँ पे यही है, टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो है स्टेट वैट की पहले रहती थी 5 से 10 लाख रुपए वालों के लिए अलग थी। फिर सर्विस टैक्स जिनका कि मतलब कोई, मान लो कि आपके एरिया में जो लोकल आईएसपी था, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो अगर वो टोटल आपके पास में मान लो कि 1500 रुपए या 700 रुपए आपके इंटरनेट बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग लेने आता था, 700 रुपए 512 kbps के, ठीक है। अगर उसको 10 लाख रुपए पूरे आपके एरिया से इकट्ठे होते थे तो वो सर्विस टैक्स के अंदर उसे रजिस्टर कराना जरूरी था, 10 लाख से नीचे नहीं जरूरी था। तो अब सेंट्रल एक्साइज के लिए जिनकी टर्नओवर मतलब कि जो उत्पादन करते हैं 1.5 करोड़ रुपए का, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, उनका कारखाना जो है, फैक्ट्री जो है, उन्हें भी टैक्स पे करना होता था। तो मिनिमम ₹20 लाख अब जीएसटी में कर दिया गया है। तो जीएसटी में एक तरह से आप देखोगे कि मिड वैल्यू, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे 5 से 10 लाख थी, अब ये 5 से 10 लाख वाले भी बच गए, ठीक है, कि मतलब 20 लाख रुपए तक आपकी होनी चाहिए। और ये सर्विस टैक्स वाले भी एक तरह से बच गए। तो 20 से 75 लाख वाले जो हैं, अगर वो चाहें तो ये 1 महीने में एक बार रिटर्न और ये सब इसके लिए चूज कर सकते हैं। उन पे 3% या 5% टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स रेट और भी कम कर दिया गया उनके लिए, राइट। तो ये चीजें अब समझते हैं। ऑन दी कंसर्न दैट एंटी प्रॉफिटियरिंग प्रोविजंस, एंटी प्रॉफिटियरिंग क्या होता है पहले ये समझते हैं। यहाँ पे अच्छी से इंटरेस्टिंग वे में इसे समझेंगे हम, ताकि कभी भूले नहीं। प्रॉफिटियरिंग होता है मुनाफाखोरी। मुनाफाखोरी मतलब जैसे कि आप कई दिन से मार्केट नहीं गए, स्टूडेंट हो, आप पढ़ रहे हो, आपको चीज़ों का आटे दाल का जो भाव है वो नहीं पता। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं आप लेने गए टाटा टी का बैग, ठीक है, तो आपको उसने चिपका दिया 35 वाला 40 रुपए में, क्योंकि आप अनजान थे। तो इसके चलते इसे बोला जाता है मुनाफाखोरी। और दूसरा मुनाफाखोरी का पहलू क्या है, जीएसटी आने के बाद काफी सारी चीजों पे जो है, मान लो कि जैसे चाय का हम एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ आज टी का या कॉफी का, स्टेट वैट पहले लगाया जाता था 5%, ठीक है, और सारे टैक्सेस लगा के झोल तोल करके 7% टैक्स रेट लगता था। मान लो कि यदि कोई 100 रुपए का चाय टी का आपका पैकेट है, मतलब ताजमहल या कोई भी
100 ग्राम का, तो उसके ऊपर आप 7% टैक्स लगाओगे। 107 रुपये का था, लेकिन अब जीएसटी में जो है ये 105 रुपये आ गया है। ये तो दोस्तों बहुत छोटा एग्जाम्पल है, 2 रुपये का। कारों में बिल्डर्स के जो हैं उनके फ्लैट्स पे जो है टैक्स है कम आ जाएगा। आगे देखेंगे कैसे। बिल्डर्स का भी हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं, अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, तो इस पर आएंगे अभी। तो इसमें जो ये जो 2 रुपये, अगर मान लो कि आपके नीचे का राशन पानी दुकान वाला जो है, या उसके पीछे जो और आदमी है जो मतलब होलसेलर है जिसका बहुत बड़ा गोडाउन है, बिग बाजार मान लो, यदि ये बेनिफिट 100 टैक्स में कटौती होने के चलते कंज्यूमर को नहीं दिया जाता, तो कंज्यूमर जो है एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाई गई है, उसमें अपील कर देगा। तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्लॉजेज हैं कि जेल हो सकती है, जुर्माना लगेगा, ताकि रियल बेनिफिट जो है उपभोक्ता के लिए कर रही है सरकार। उपभोक्ता को यदि बेनिफिट नहीं जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा। वही वाली बात है, जागो ग्राहक जागो वाली। तो आप लोगों को पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए ये। इन एनी केस अब सरकार, अब ये कहना है क्रिटिक्स का, जो लेफ्टिस्ट मीडिया है या ओपोजिशन है, कि इसमें क्या है कि सरकार को एक तरह से ओवर जीलस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, कि फिर दोबारा से इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, टैक्स वाला जो है रेड मारने की धमकी देंगे। तो सरकार का कहना है इसमें सनसेट क्लॉज है। सनसेट क्लॉज क्या है, मतलब 5 बजे जो है सूरज अपने आप ढल जाता है। वैसे ही 2 साल के बाद एंटी प्रॉफिटियरिंग, जबकि सब लोग जागरूक हो जाएंगे, ग्राहक जाग जाएगा चाय पी के, तब तक क्या है अपने आप ही ये जो सनसेट है, मतलब ये जो सूरज है, ये अपने आप छिप जाएगा। ये लॉ अपने आप एंटी प्रॉफिटियरिंग के जो प्रावधान दिए गए हैं जीएसटी में, वो अपने आप ही नलीफाई हो जाएंगे। तो टैक्स राज का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक कंज्यूमर जागरूक नहीं है तब तक ये चलेंगे 2 साल तक। जैसे ही कंज्यूमर जो है जाग गया, उसके बाद में कोई टैक्स की धमकी देके करप्शन नहीं करी जाएगी, व्यापारियों को तब परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ सरकार की। अब आते हैं हिडन बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। यहाँ पे मैं क्रिटिकल एनालिसिस करते चलूंगा। ये हिंदू से क्लिपिंग ली गई है, शायद 9 अगस्त के न्यूज़पेपर में ये दी गई है। 9 अगस्त 2017 का जो हिंदू का ये न्यूज़पेपर था, उसमें ये दिया गया था। तो अब इसमें अगर हम देखें, ये कहा जा रहा है कि जो पहले छोटे छोटे उद्योग थे, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सेक्टर था जैसे, तो पहले ये टैक्स में नहीं आता था। प्रीवियसली सम पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन, जैसे कि फैब्रिक्स जो हैं, जैसे ये मतलब खादी या कुछ भी, कॉटन यान, ये सब नहीं इसमें आते थे, लेकिन अब ये आएंगे इसमें। तो पहले क्या था, इनफॉर्मलाइजेशन था। इनफॉर्मल मतलब टैक्स प्रणाली के बाहर, और टैक्स की चोरी भी होती थी एक तरह से। करोड़ों रुपया ये लोग कमाते थे खादी के ये सब, लेकिन टैक्स नेट से बाहर थे। तो हमारे यहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो था नीचे है, इसी वजह से है। सरकार का ऐसा कहना है, राइट। तो सम एनोमलीज फेवरिंग द इंपोर्ट्स ऑफ फैब्रिक्स ओवर डोमेस्टिक प्रोडक्शन विल नीड टू बी रेक्टिफाइड। तो यहाँ पे इनका कहना है कि अब ये इस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल लेते हैं इनका, कि बंगाल की 4 लाख फैमिलीज जो हैं, वो एक तरह से उनके रोजगार जो है खतरे में है, क्योंकि इसे तांत बोला जाता है। जो ये तांत के प्रोड्यूसर्स हैं, इनका कहना है कि बुरा बाजार है यहाँ पे, बिहार और यहाँ पे भी हैं। तो काफ़ी सारे जो इनके ठेकेदार हैं, इनके जो वीवर्स के, इनके ऊपर जो खादी बुनने वालों के ऊपर के जो लोग हैं, उन्होंने इन्हें काम देना बंद कर दिया। पहले इन्हें 700 रुपये रोज के मिलते थे, अब इन्हें 400 रुपये मिलते हैं, क्योंकि ये जो टैक्स लगाने की बात करी जा रही है, तो जो इनफॉर्मल ट्रेड था वो एक तरह से अभी ठप हो गया है। तो इसी के चलते सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना होगा। अभी वो ठीक है कि टैक्स कलेक्शन होगा, लेकिन अभी के लिए गरीब आदमी पे इसका जो है बुरा असर पड़ रहा है। मतलब ये कह लो 1-2 महीने, 6 महीने, जब तक क्लैरिटी नहीं होती। तो अभी इनका कहना है कि, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इस बात से अवगत है, सम एनोमलीज फेवरिंग द इंपोर्ट ऑफ फैब्रिक्स। तो इसके चलते जब ये टैक्स लगाया जा रहा है, तो जो विदेशी कपड़ा आ रहा था, बांग्लादेश से सस्ता पड़ रहा है या पाकिस्तान से सस्ता पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में ना, चाइना की बात कर लो, वो कहीं ना कहीं सस्ता पड़ने लग जाएगा। मान लो कि हमारा कपड़ा टैक्स लगने के बाद 107 रुपये हो जाएगा और चाइना का 102 रुपये है, तो कहीं 102 रुपये वाला कपड़ा यहाँ पे ज़्यादा ना बिकने लग जाए एट दी कॉस्ट ऑफ हमारा अपना जो हमारा विदेशी जो है उसके, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना, उनकी सेल्स कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब सरकार का कहना है एक ऐसा तबका, लैंड और रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी की डील्स हैं, उसको भी अब टैक्स नेट में लाने की बात करी गई है, और ये बहुत अहम है। इसे बोला जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। तो रेफरिंग टू हाउसिंग दैट इज बीइंग बिल्ट, तो जो घर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी मतलब इन कंस्ट्रक्शन है, उन्हें जो है पहले टैक्स से बाहर रखा गया था, पहले वो टैक्स में कवर नहीं हो पाते थे। तो जिसके चलते क्या होता था, दिस इन टर्न वुड अलाउ फॉर, अब जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इसे जीएसटी के दायरे में लाने से, देखिए ये कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पे,
कि पहले क्या होता था कि बिल्डिंग बनाने में जो भी लगता था, सरिया, ये आप आयरन, इसका इंटरमेशिंग का जो भी जाल वाल बनाया जाता था, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये फाइनली बिल्डिंग जो है ये तो टैक्स के दायरे में थी एक तरह से। अब क्या किया गया, ये हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया, ये इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट ऑफ 12% फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये अभी 2 मिनट दो मुझे, इसमें पहले हम कुछ लाइंस रीड कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। 12% जो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स पे टैक्स लगाया जाएगा, गिविंग द इंप्रेशन ऑफ अ हायर बर्डन। तो जिससे क्या है कि ये गलतफहमी बन रही है, हम मिसकॉन्सेप्शन ही डिस्कस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जो है हायर टैक्स बर्डन आ रहा है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का ये कहना है, अगर हम थोड़ा पास जाके इसे समझने की कोशिश करें, एक्चुअल टैक्स इंसिडेंस जो है जीएसटी वो कम होगा। कैसे? क्योंकि थैंक्स टू द फैसिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन रॉ मटेरियल्स। ऑल्सो द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम विल सिंप्लीफाई द एक्सटेंट convoluted tax structure by treating the work contracts as only services। तो ये 2-3 कंफ्यूजन है यहाँ पे, अब आइए समझते हैं। देखिए, सीमेंट फैक्ट्री ने, अंबुजा ने, या किसी भांगुर सीमेंट या मतलब बिरला सीमेंट, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा पर्पस सिर्फ एग्जांपल का, किसी कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इन्होंने सीमेंट मैन्युफैक्चर किया और ये सीमेंट जो है यहाँ पे लग भी गया। अब ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐसी नेचर का होता है, आप 4x1 का सीमेंट लगाओ, मतलब अपने थोड़े बहुत एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जिसको एक्सपीरियंस होगा वो मेरी बात को समझेंगे यहाँ पे, कि आप 4 तसले जो हैं 4:1 की रेशो में, 4 इज फॉर सैंड, जो रेता इसमें लगता है, रेत बालू जिसे बोला जाता है किस एरिया में, और एक थैला जो है सीमेंट का उसमें मिक्स कर दो, एक तसला जो है सीमेंट का मिक्स कर दो, या फिर आप इसे 6 कर दो, या फिर आप ये दिखा दो कि हमने 2:1 में किया है। तो बिल्डिंग में क्या होता है, ये चोरी सीमेंट बनाया गया अंबुजा कंपनी ने, और ये बड़ा डीएलएफ कंपनी है या ये कोई और कंपनी कह सकते हो, जीएमआर इंफ्रा ग्रुप, ये इन्होंने सारा का सारा ये सीमेंट इसमें यूज कर दिया, टैक्स को सरकार को कोई टैक्स नहीं दिया। तो ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे पहले नहीं थी, राइट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डीएलएफ, अब डीएलएफ के कर्मचारी खुद नहीं हायर करते, वो क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे जो ठेकेदार हैं जिनके पास में 100 की टोली होती है लेबर की, या फिर जिनके पास में 1000 लेबरर्स होते हैं, वो उनको एम्प्लॉय करते हैं, उनके पास में ये सब कुछ होता है, ड्रम और ये मशीनरी एंड ऑल, ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड है। तो एक तरह का ये ठेकेदार जो है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर जो है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उस पे क्या करा जाता था कि ये दबाव भी डाला जाता था कि आप इन पे भी टैक्स आप पे करो, जो सीमेंट लग रहा है, जो सरिया लग रहा है, जो और सारा जो पैराफर्नालिया इसमें कंज्यूम हो रहा है बिल्डिंग बनाने में, जो भी मटेरियल लग रहा है, उसका सारा टैक्स आप दो, जिसके चलते कंफ्यूजन रहती थी। लेकिन अब इसके 2 फायदे हैं जीएसटी के दायरे में आने से। तो फायदा क्या है, एक तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि कितना सरिया जो है मैन्युफैक्चर हुआ है। ये पहले राज्य सरकारें सरिये पे 5-8% टैक्स लगाती थी, 4.5%, 1%। तो ये टैक्स से बचने के लिए सरिया बन गया, रात में ट्रक निकल गया बैरियर से, पुलिस वाले को 200-400 रुपए देके और सरिया पहुंच गया, टैक्स नहीं दिया गया इस पे। कितनी गाड़ी आई, 4 लाख रुपए का सरिया था, ट्रक में पहुंचा दिया। यदि 5% के हिसाब से टैक्स जाता तो 20,000 रुपए देने पड़ते, लेकिन 500 रुपए पुलिस वाले को दिए, रातों रात टैक्स की चोरी हो गई, और बाकी जो मतलब और जो भी पैसा देना पड़ा, और इसके चलते काफ़ी नुकसान होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जीएसटी बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आने वाले टाइम में। अब ये जो टैक्स जो दिया गया है, इसका पहले क्रेडिट नहीं मिलता था। जब मान लो कि ये बिल्डिंग पूरी रेडी हो गई, अब आप उपभोक्ता हो, फाइनल इस बिल्डिंग में आप फ्लैट लेना चाहते हो या ऑफिस स्पेस लेना चाहते हो, कितने की, 1 करोड़ रुपए की। अब 1 करोड़ रुपए में जब ये फाइनल लागत का जो इसको मिलेगा बिल्डर को, पूरे 1 करोड़ रुपए पे टैक्स लगा दिया जाता था। लेकिन अब ये जितनी भी कॉस्ट होगी आपकी सरिया वरिया लगने की, इनपुट जो भी लगा है, ये इनपुट हुआ ना सरिया और ये सब सीमेंट, इस इनपुट टैक्स जो दिया गया है इस पे, मान लो कि 4 लाख रुपए का सरिया लगा एक फ्लैट में, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है, 4 लाख रुपए का सरिया यदि एक फ्लैट में बनाने में लग रहा है, तो 20,000 उस पे 5% के हिसाब से राज्य सरकार को टैक्स दिया गया था। अब वो 20% जो है वापस मिलेगा, जिससे क्या होगा कि बिल्डर को कोई फायदा नहीं होगा इसको छुपाने में, और जो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए गए हैं, ये पूरी बिल्डिंग का बनाने का ठेका 10 करोड़ रुपए या मान लो 50 लाख रुपए जो भी दिया गया है, उस पे भी अब टैक्स की छूट मिलेगी। उसे भी 1 करोड़ रुपए प्रति, यदि मतलब फ्लैट की कीमत है तो प्रोपोर्शनेटली 5 लाख रुपए पर फ्लैट, अगर पूरी बिल्डिंग में 10-20 जितने भी फ्लैट हैं, एक फ्लैट के हिस्से में 50 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर की फीस है पूरे की, तो एक फ्लैट के हिस्से में 5 लाख रुपए वो भी माइनस करे जाएंगे।
तो बिल्डर की इनकम अब मानी जाएगी, जो GMR या DLF है उनकी इनकम सिर्फ मानी जाएगी 80 लाख रुपए। पहले कहाँ उन्हें 1 करोड़ रुपए पे टैक्स देना पड़ता था, अब उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिल गया, जो उन्होंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, 20,000 रुपए ये सरिये के, 40,000 रुपए सीमेंट के, और फिर वर्क कॉन्ट्रैक्टर के सर्विस टैक्स जो भी दिया गया है वो सब माइनस हो जाएगा। तो अब इन लाइंस को थोड़ा दोबारा पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वैसे तो 12% रखा गया है, तो देखने के मुकाबले पहले लगता था कि केंद्र सरकार जो है 6% टैक्स लगाती थी। 6% टैक्स एक बार दे दिया, उसे भूल जाओ। किस पे टैक्स? जो मतलब वर्क, जो हमने बात करी, जो ठेकेदार को 50 लाख रुपए दिए गए हैं सिर्फ बिल्डिंग बनाने के, उस 50 लाख रुपए में से ठेकेदार क्या करेगा? इन मजदूरों की दिहाड़ी देगा, बैलदार की, लेबरर्स की जो डेली वेजेस हैं वो सब पे करेगा। और ये जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी ड्रम और ये सब हायर करा है, हथौड़ी, छेनी और वो सब, और जो भी इन्होंने वो करा है उसके लिए 50 लाख रुपए दे दिए गए। तो 50 लाख रुपए पे सीधे सीधे सर्विस टैक्स लगा दिया जाता था, कुछ पैसे वापस नहीं ले सकते थे। मतलब जो भी इनपुट लगी है उस पे टैक्स का क्रेडिट, जो आपने टैक्स पहले से दे दिया है, क्रेडिट मतलब वापस मिल जाएगा आपको। तो मान लो कि आपने 1 करोड़ का फ्लैट बेचा, 1 करोड़ पे 12 लाख रुपए आपको और देने पड़ रहे हैं, तो कितने हो गए? 1 करोड़ 12 लाख का फ्लैट हो गया। लेकिन 12 लाख रुपए में से जो आपने पहले कच्चे सामान पे बिल्डर को जो पैसे दिए हैं सर्विस टैक्स के रूप में, मतलब बिल्डर ने जो सर्विस टैक्स के रूप में सरकार के साथ में जमा कराया है, वो सब 12 लाख रुपए जो टैक्स पे करना है उसमें से माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के यूं कह लो कि 5% या 6% टैक्स का जो है भार पड़ेगा। तो पहले क्या पड़ता था, 1 मिनट के लिए अभी देखते हैं। अभी तो 12% है, 12% में से जो पहले टैक्स दिया जा चुका है वो माइनस हो जाएगा। करंटली व्हाइल द सेंटर इफेक्टिवली लेविज 6% सर्विस टैक्स ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क, सेम स्टेट्स इंपोज वैल्यू एडेड टैक्स ऑफ, किसी स्टेट में 1% है, किसी स्टेट में 4.5% है। लेकिन अब GST के आने के बाद में ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, GMR, DLF, उनको ये नहीं पता करना कि स्टेट में नया CA हायर नहीं करना पड़ेगा, तो उन्हें एक ही CA जो है पूरे टैक्स स्ट्रक्चर पूरी कंट्री का ये समझा देगा कि सब कंट्री में अब एक ही, पूरी कंट्री में कहीं भी फ्लैट बनाओ एक ही तरह का रेट है, जिसके चलते टैक्स के चलते डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे कि किस स्टेट में जो है आप बिल्डिंग फ्लैट बनाने हैं, किस में नहीं बनाने हैं। तो स्टेट जो है वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं किस पे? कच्चे सामान पे। तो लगभग कितना रेट आ जाता था? 6% प्लस 4.5% ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, 10.5% हो गया। लेकिन इस 10.5% में से कुछ वापस नहीं मिलेगा। अब क्योंकि कुछ वापस नहीं मिलता था, इसी के कारण जो ये कंपनियां हैं ये दिखाती थी कि सीमेंट बना ही नहीं, रात में चुपचाप से गाड़ी जो है पास करा दी जाती थी, RTO को जो भी हैं पैसे पूसे दे दिए जाते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब क्योंकि इन्हें पता है कि यार अगर गाड़ी पकड़ी गई तो 4 लाख रुपए का सामान जो है थाने में फंस जाएगा, इसके चलते ये टैक्स देंगे, क्योंकि इन्हें ये पता है कि टैक्स बाद में वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट रहेगा इसका। In the tax regime, though builders will be able to get input tax credit against their payment of taxes on key inputs like steel and cement, जो builder है उसको स्टील, सीमेंट पे, सरिये पे जो भी पैसा दिया है वो वापस मिल जाएगा। While most of the steel products will be taxed at 18% under the GST regime, against the currently indirect tax incidence of roughly 17.5%. Those of cement will attract 28% against 23% now. तो पहले जो है ये सरिये पे लगता था लगभग सेम 17.5%, ठीक है। लेकिन सीमेंट विल अट्रैक्ट अब 28% टैक्स लगेगा सीमेंट पे, अगेंस्ट अराउंड 23 से 24% लगता था पुराने सिस्टम में 1 जुलाई से पहले। तो कहीं ना कहीं बर्डन इंक्रीज हुआ है, लेकिन पैसे वापस भी तो मिलेंगे। तो ये चीज ले दे के कम से जो टैक्स है वो कम पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि टैक्स यदि कम पड़ेगा तो सरकार को तो घाटा हो गया। जी नहीं, कैसे? क्योंकि जो पहले सीमेंट बनता था लेकिन फिर भी नहीं बनता था, मतलब जो चोरी से चुपचाप सप्लाई करके, क्योंकि अब यहाँ पे ये कौन तय करने बैठेगा कि इस बिल्डिंग में 4 तसले बालू है, सैंड है, ग्रेवल जो भी है, ठीक है, कितना लगा है? सीमेंट सबसे महंगा आता है सैंड और इनके कंपैरिजन में। तो सैंड ज़्यादा दिखा दोगे या सैंड कम दिखा दोगे? ठीक है, सैंड ज़्यादा दिखा दोगे, आप कहोगे कि हमने तो सीमेंट लगाया है नहीं, बिल्डिंग तो रेत से बनी है, मतलब ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। तो उसके हिसाब से सरकार से टैक्स की चोरी कर ली जाती थी। लेकिन अब ये चोरी नहीं हो पाएगी, इसीलिए सरकार ने जो है टैक्स रेट कम रख दिया है, इतना रख दिया है कि सरकार को भी कोई नुकसान नहीं हो और इनको भी कोई नुकसान नहीं हो। चौथा, देयर आर अर्ली साइंस ऑफ टैक्स बेस एक्सपेंशन। अब इसके चलते जो दायरा है टैक्स टू GDP की हम बात करते हैं, पिछले दिनों हमने हिंदू के न्यूज एनालिसिस में भी बात करी, तो वो जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, जो पहले से इंडिया में बोला जाता है बहुत कम है, 5 to 6% है, राइट। तो
6 लाख नए एजेंट जो हैं वो जुड़ गए हैं इस टैक्स प्रणाली में, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। तो ये आगे भी बढ़ते चले जाएगा। तो ये जीएसटी के लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के जो फायदे हैं। और आगे की सिंपल चीजें हैं। अनदर बेनिफिट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी एंड इन्फॉर्मेशन इट थ्रोज अपॉन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे देखो, इस बिल्डिंग पे चलते हैं। अब डीएलएफ के जो मालिक हैं उन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स तो पे कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब ले दे के जो फ्लैट खरीद रहा है उसी पे तो बाहर पड़ रहा है। लेकिन जो इन्होंने 80 लाख रुपए का या 1 करोड़ का फ्लैट बेचा, उसमें से कम इन्होंने 15-20 लाख रुपए खुद की कमाई करी होगी 15 या 20 लाख रुपए। अब उससे क्या है, पहले ये कमाई भी नहीं दिखाते थे, पहले सारा कुछ कालाखोरी होते थे। मतलब कि यहाँ पे फ्लैट बने ही नहीं, बिके ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, किराए पे दे रखा है। करोड़ रुपए का फ्लैट बेच दिया लेकिन किराए पे दे रखा है। उसके चलते क्या है, जिसने फ्लैट खरीदा है उसको भी नहीं दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने फ्लैट खरीदा है, हमारे पास 1 करोड़ रुपए आए कहाँ से, ठीक है। और बिल्डर के पास पैसे गए ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, आपसी तालमेल के जरिए मामला सुलटा दिया जाता था कि मतलब टैक्स। अब क्या है, अब 1 करोड़ रुपए जिसने खर्चे हैं उससे ये पता लगाया जाएगा कि आपने 1 करोड़ रुपए खर्चे कहाँ से। आप चाहे चीनी महंगी बेचते हो, क्या काम करते हो, आपने जो इतने पैसे कमाए तो उस पर टैक्स दो। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स है वो भी, उसकी भी कलेक्शन अब बढ़ने लग जाएगी, राइट। तो ये जो स्लाइड है, जो लोग आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आगे सारी डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। तो ये समझने के लिए ये इनकम, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट नहीं था, राइट, ये वाली स्लाइड। अब आते हैं इस पे कि आगे जो है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ते चले जाएगा। तो ये नहीं होगा कि सिर्फ कमाई कर ली और अपनी जेब में डाल ली, अब देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए भी इन्हें देना पड़ेगा। 6वां बेनिफिट क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इंक्लूड द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन। कैसे, यहाँ पे अब जो मान लो कॉन्ट्रैक्टर था, पहले वो क्या करता था, 50 लाख 25 लाख लिए, वो दिखाए नहीं कागजों में, अब उसे दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, बिल्डर जो है बहुत बड़ा है, डीएलएफ। अब वो डीएलएफ अगर किसी को 50 लाख रुपए की पेमेंट कर रहा है तो वो अपने खर्चा दिखाना चाहेगा ना उसे, वरना उसे 50 लाख रुपए पे डीएलएफ को टैक्स देना पड़ेगा इनपुट के लिए। इनपुट क्या है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर की, ठेकेदार की सर्विसेज, जो दिहाड़ी लगी है वो सब। तो उसके चलते कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कल को वो अपनी इनकम इतनी दिखाएगा कि मैंने 1 साल में 50 लाख रुपए कमाए, तो कहीं ना कहीं उससे जो उसकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बन जाएगी कि उसके बैंक में पैसे जाएंगे और कल को वो लोन लेके खुद का छोटा मोटा 25 फ्लैट का, 30 फ्लैट का प्रोजेक्ट शुरू कर सकता है। जिससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में फायदा होगा, रोजगार की अवधि बढ़ेगी। तो जो छोटे एंटरप्राइजेज हैं, जो जैसे कि ठेकेदार का हमने एग्जाम्पल लिया, वो भी बड़ा सपना आप ले सकेंगे, राइट। तो मान लो कि कोई ऑटो वाला है जिसने सीमेंट डिलीवर किया, वो चुपचाप जेब में पैसे डाल लेता था, लेकिन अब क्या है, उसे पर्ची देनी पड़ेगी, बिल कटाना पड़ेगा। तो उसके चलते वो एक और ऑटो जो है, 3 व्हीलर या कुछ भी और गाड़ी खरीद सकता है, क्योंकि उसे लोन मिलने में आसानी रहेगी, क्रेडिट रेटिंग उसकी डेवलप हो जाएगी, राइट। तो ये हैं जीएसटी के रेट्स, और ये जो गुड्स हैं जो अभी जीएसटी के दायरे में नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें रिटेन करने में, याद करने में आसानी रहे। तो आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट को मिला के जो है। तो नंबर ऑफ गुड्स कैटेगरीज 88 है यहाँ पे, जो कि इसमें मिश्रित करी गई हैं, राइट। तो आईजीएसटी इज द सम ऑफ जीएसटी लेविड बाय सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 8% जीएसटी रेट्स एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम, ठीक है। तो ये रेट्स हैं, ये आइटम्स हैं, मेन हमारे लिए ये है। देखो, अभी तक शराब जो है उसे इंक्लूड नहीं किया गया है, और पेट्रोलियम एंड एनर्जी, मतलब कि डीजल, पेट्रोल, ये सब राज्य सरकारें अभी भी इस पे टैक्स लगा सकती हैं। एनर्जी मतलब जो बिजली उत्पादन होता है, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो आपका नेचुरल सीएनजी से हो, चाहे वो डीजल से हो। इलेक्ट्रिसिटी, ये भी राज्य सरकारों के पास रहेगा। लैंड जो है, लैंड प्रॉपर्टी, जो भी हमने अभी डीएलएफ की बात करी, ये भी राज्य सरकारों के पास रहेगा। एजुकेशन भी राज्य सरकारों के पास, हेल्थ केयर भी राज्य सरकारों के पास। ये टेबल आपको याद करनी है, 5-6 आइटम्स, अभी के अभी रट लोगे तो फायदा रहेगा, राइट। अब आगे आते हैं, टैक्सेस जो है सब्ज्यूम कर लिए गए हैं। कौन कौन से, सेंटर लिस्ट के जो टैक्सेस थे, जो पहले केंद्र सरकार लगाती थी, वो ये टैक्सेस हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तो जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, उत्पादन पे। एक्साइज मतलब गेट से बाहर जो निकलने पे जो लगाई जाती थी। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस पे। मेडिसिनल मतलब कोरेक्स जो बन रही है खांसी के लिए, उस पे जो एक्साइज लगता था वो भी केंद्र सरकार को जाता था। टॉयलेट प्रिपरेशन मतलब कि हार्पिक वगैरह जो भी बन रहा है उन सब में भी। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस इन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो ये भी एडिशनल ड्यूटीज जो हैं, ये भी जीएसटी में अब आ गई हैं, जीएसटी के दायरे में।
अब एडिशनल एडीसी जो है एडिशनल ड्यूटी, फिर सर्विस टैक्स मोर इंपॉर्टेंट है, सेसेस और सरचार्जेस रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब भी इसमें आ गए हैं। अब यहाँ पे आते हैं स्टेट वैट, मतलब कि एक्साइज, जैसे कि गेट से बाहर जब गुड्स निकलेंगी। सेंट्रल सेल्स टैक्स भी लगाया जाता था, CST बोला जाता था, ये भी इसमें आ गया। परचेज टैक्स कुछ कुछ आइटम्स पे राज्य सरकारें लगाती थी, ये भी इसमें आ गया। लग्जरी टैक्स, मान लो कि राज्य सरकार में कोई होटल है, ताज या कोई और कह लो, तो उस पे रहने का जो आप 10,000 30,000 रुपये रेंट देते थे कमरे का, मतलब एक दिन का जो भी हायर चार्जेस जो भी हैं, उस पे जो लग्जरी टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि रॉयल होटल है तो उस पे जो टैक्स है। एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स, ये सब। एंटरटेनमेंट टैक्स, जो आप मतलब PVR सिनेमा और ये जो भी मतलब सिनेमा थे, एंटरटेनमेंट जिस भी तरह का हो, वो राज्य सरकारों का जो टैक्स था वो भी GST के दायरे में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है हमें, जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि मुंबई है, मुंबई अपना टैक्स लगाती है, एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा हॉल्स पे, PVR पे और सब पे, वो इस दायरे में नहीं लाया गया है। टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, मतलब कि जो भी मशहूरी आ रही है, जो भी प्लेकार्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं, आप सड़क के किनारे पे देखते हो बड़े बड़े हाईवेज पे जो बोर्ड लगते हैं, या न्यूज़पेपर में जो एड्स आती हैं, वो सब इसमें GST में आ गई हैं। टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड जुआ, और ये सब जो कुछ राज्य सरकारों में जो है लीगल है, तो वहाँ पे स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस, ये भी इसमें सब्ज्यूम कर लिए गए हैं। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बैंकिंग और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे चैलेंजेस क्या है? द रेट स्ट्रक्चर एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द बेस हैव द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे रेट स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूवमेंट है, कैसे? अल्कोहल जो है, शराब जो है, इनको इसके दायरे में लाया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, लैंड और ये सबको केंद्र मतलब GST में लाना चाहिए, ताकि केंद्र को भी इसमें हिस्सेदारी मिले। अभी राज्य सरकारों के दायरे में ये सब टैक्स आते हैं, तो ये स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है, आगे इसे और बेहतरीन बनाया जा सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन आर आउटसाइड द टैक्स ऑल टुगेदर, एग्जेम्प्टेड अंडर द GST एंड नॉट अदरवाइज टैक्स्ड बाय सेंटर एंड स्टेट्स। तो हेल्थ जो है मतलब स्वास्थ्य है, आप कुछ हॉस्पिटल्स देखते हो जो कि होटल से भी अच्छे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे ये कहना है इकोनॉमिक सर्वे का, इलेक्ट्रिसिटी जो है ज़्यादा कंज्यूम कौन करता है? अमीर आदमी या गरीब आदमी? इसीलिए अमीर आदमी करता है, तो इसीलिए GST के दायरे में आनी चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बिकॉज टैक्सेस ऑन पावर। अब यहाँ पे एक और अच्छा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है अगर GST के दायरे में आ जाएगी तो उससे क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी, जो हमने इनपुट टैक्स मतलब कि कोई कंपनी यदि कुछ उत्पादन कर रही है तो बिजली तो लगेगी मशीनरी में, तो वो बिजली की जो कॉस्ट है उस पर जो टैक्स है वो भी तो लागत में आ गया, कॉस्ट बढ़ा रहा है ना वो मैन्युफैक्चरर की। इसके चलते जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट उसे मिल नहीं पाएगा, क्योंकि GST का वो हिस्सा ही नहीं है। GST ये कंसीडर ही नहीं करता कि आपने कोई बिजली पे टैक्स दिया है। लेकिन अगर GST में बिजली दर जो है, बिजली कर जो है, इसमें मिश्रित हो जाएगा, सब्ज्यूम हो जाएगा, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में आसानी रहेगी। और हमारे यहाँ पे उत्पादन करी गई जो कारें हैं, जो भी गुड्स हैं, वो एक्सपोर्ट करने के लिए चाइना को, मतलब अगर हमें ब्राज़ील में कारें बेचनी है तो चाइना की कार सस्ती कम, हमारी कार सस्ती हो जाएगी यदि कुछ हद तक, मतलब मान लो कि 2-3 हज़ार रुपये अगर एक कार को बनाने में बिजली की लागत आती है, उस पर यदि 1,500-300 रुपये टैक्स है तो वो टैक्स भी कम हो जाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो है इसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, हमारी गुड्स जो है बेहतरीन साबित होंगी। देन इंक्लूजन ऑफ लैंड एंड रियल एस्टेट्स एंड अल्कोहल इन GST विल इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे कि लैंड और रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा काला पैसा जाता है, ठीक है, बेनामी प्रॉपर्टी और ये सब, तो यदि GST में ये आ जाएगा तो आधार कार्ड से लिंक करना और ये सब करके आसानी रहेगी आगे। कीपिंग हेल्थ एंड एजुकेशन कम्प्लीटली आउट इज इनकंसिस्टेंट विद इक्विटी। अब मतलब बराबरी इस्टेब्लिश करने के लिए समाज में ये बिल्कुल मैच नहीं खाता कि हेल्थ और एजुकेशन को इसके दायरे से बाहर रखा जाए। क्यों? क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं, एजुकेशन एक सर्विस है, हेल्थ भी एक सर्विस है। अब जो होटल जैसे हॉस्पिटल्स हैं, कौन से हॉस्पिटल्स? होटल जैसे हॉस्पिटल्स, जहाँ पे एक दिन अगर आप रह रहे हो तो 1 लाख रुपए खर्चा है। अब यहाँ पे गरीब आदमी जाएगा क्या? गरीब आदमी तो मतलब सोच भी नहीं सकता, वो एक तरह का कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास में यहाँ पे जाने की। तो यदि अमीर आदमी यहाँ पे जाता है, अपना इलाज कराता है, तो टैक्स लगना चाहिए। तो सिमिलरली एजुकेशन, सरकारी स्कूलों की एजुकेशन पे तो कोई टैक्स है नहीं, प्राइवेट स्कूलों में कौन पढ़ने जाएगा? दिल्ली पब्लिक स्कूल और ये सब जो स्कूल्स हैं, मॉडर्न पब्लिक स्कूल दिल्ली में, तो ये सब जो स्कूल हैं इनमें कौन पढ़ने जाएगा? या बड़े बड़े अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से MBA कौन करेगा, या MBBS कौन करेगा? जिनके पास में पैसा होगा। तो एक्विटी जो है, बराबरी गरीब और अमीर के बीच में एक समानता लाने के लिए इन्हें टैक्स दायरे में लाना जरूरी है। मोर ओवर टैक्स ऑन गोल्ड एंड ज्वेलरी जो है, रेजिस्टेंस के चलते ये जो है इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि सरकार ने इन्हें काफी कम दायरे पे रखा है, 3% टैक्स रखा है। गोल्ड कौन खरीदेगा? गरीब आदमी तो सिर्फ चांदी तक ही सीमित रह गया। सोना जो खरीद रहा है अमीर आदमी, तो उस पर टैक्स कम क्यों?
ये जो खामियां हैं आगे इकोनॉमिक सर्वे का खुद का कहना है कि इन्हें दूर करना है। तो आंसर यदि कोई जीएसटी पे लिखोगे, पॉजिटिव्स हमने देख लिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्री के लिए हमने देख ली, और पॉजिटिव्स ये हैं सारे जो हमने डिस्कस करे, ये समझने की बात थी ताकि प्री में कोई भी तरह का क्वेश्चन आए, इंटरव्यू तक में भी क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि अब है क्या, राइट, अच्छे से समझा के आ सको, किसी को भी बस में किसी से मिलो तो उसे भी समझा सको। अब ये हो गया चैलेंजेस वगैरह की बात। अब करते हैं मुद्दे की बात। देखो अगला जो वीडियो रहेगा फार्म लोन वेवर्स पे रहेगा, इसी तरीके से पिछले इकोनॉमिक सर्वे से ज्ञान लेते हुए हम उसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो ये टेलीग्राम का लोगो है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, टेलीग्राम का लोगो डाउनलोड करके, टेलीग्राम डाउनलोड करके, वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। सिंपली स्टडी मैनिएक सर्च करोगे, वहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करने में आसानी रहेगी, राइट। और फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स या एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते रहता हूँ। तो ये फेसबुक का एड्रेस है जतिन वर्मा 0509। यहाँ पे आप कोई भी मैसेंजर के जरिए कोई भी आप क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट। तो ये था दोस्तों आज के लिए, थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट। और कमेंट सेक्शन इस वीडियो के नीचे दे रखा है, ये यूट्यूब का पेज आपको ऐसा से नजर आ रहा है, यहाँ पे आप इसे लाइक दे सकते हो अगर आपको वाकई अच्छा लगा, अदरवाइज डिसलाइक का भी ऑप्शन है। एटलीस्ट मुझे आइडिया तो मिलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट करना है। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको कॉमेंट सेक्शन में अगर आप प्रोवाइड कर देंगे तो अच्छा रहेगा कि किस वे से इसे इम्प्रूव करा जाए। तो यहाँ पे बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी रहती है पीडीएफ और ये सब, इस पे भी आप थोड़ा ध्यान दे लें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे जो मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा, अगर इस पे सब्सक्राइब लिखा आ जाएगा तो मतलब कि आपको अलर्ट्स आते रहेंगे, आगे आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। देन शेयर कर सकते हो आप इसे फेसबुक पे और किसी भी ऐप पे, इवन कि जहाँ पे भी आप व्हाट्सएप पे हो, किसी ग्रुप में हो, फेसबुक के किसी एजुकेशन बेस्ड ग्रुप में हो, तो वहाँ पे भी आप इसे शेयर करने में ना हिचकिचाएं क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन्हें बनाने में। और ये अब आपके काम की बात कि यहाँ पे सेटिंग्स का लोगो दे रखा है, राइट। कुछ लोगों को वीडियो क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिलती, तो यहाँ सेटिंग्स में जाके आप 720p या 1080p कर सकते हो यदि आपको डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री का डेटा है तो, वाईफाई पे यूज़ कर रहे हो तो, राइट। यदि इसे कम भी आप कर सकते हो। और डाउनलोड करने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं अगले वीडियोस में इन्हें बताते रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।